हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पिछले क्लास में हमने देख लिया है इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ लिया, फील्ड हमने पढ़ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है 12th क्लास का, जो सेकंड चैप्टर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। घर में जो यूज होता है बल्ब, उसमें रहता है भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं भी, और जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, चाहे वो फैन हो चाहे बल्ब हो, किससे होता है? पोटेंशियल से। तो यानी ये एक तरह का कार्य है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम कहेंगे एक तरह का वर्क है। डेफिनेशन इसका लिखेंगे, वर्क होगा तो हम लोग अपना वर्क करते हैं तो हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। या स्टैटिक कंडीशन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। देखिए, इलेक्ट्रिक वर्क डन, सीधा ऐसे डेफिनेशन कर देते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to at a point is equal to the potential at that point। हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि अनंत से, देखिए हिंदी में लिखने वाले लोग, अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, या उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के यह एक तरह का वर्क है ना, एक तरह का कार्य है। क्लियर हो गया? अब इसका डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग। क्या है डेरिवेशन? डेरिवेशन इसका करना जरूरी है। वर्क का जो डेरिवेशन होगा तो W बराबर क्या होता है? W बराबर Fs ना, या Fs cos थीटा। तो डेफिनेशन के अनुसार हम एक बना लेते हैं चार्ज प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? प्लस क्यू चार्ज हमने बना लिया। अब इनफाइनाइट तुमसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछेंगे नेक्स्ट जो भी, इसमें ध्यान है। हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, P पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, विभव निकालना चाह रहे हैं, कार्य निकालना चाह रहे हैं। किसके कारण? चार्ज के कारण। किस चार्ज का? इस चार्ज का। ये यहाँ पर क्या कार्य करता है, कितना काम करता है, उसको हम निकालेंगे, वही कहलाएगा इस बिंदु पर विभव, इस बिंदु पर पोटेंशियल। क्लियर? करना क्या होगा? मैथ में बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, जोड़ घटाव गुणा भागा करना आसान हो गया है, इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो हमने कहा कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो उसके लिए इनफाइनाइट हमने बना दिया। और अगर हमने इसमें एक पॉइंट और इमेजिन कर लिया, m और n कोई पॉइंट है, अगर m और n के बीच की दूरी को हमने अगर dr लिख दिया और अगर इसको हम r लिख दिए तो क्या यहाँ का फोर्स मालूम चल जाएगा? इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन क्या है? E = F/q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ पर लगने वाला बल मालूम चल जाएगा तो क्या हम वर्क निकाल सकते हैं? बल जब मालूम है तो W बराबर Fs होता है, यानी सिर्फ जरूरत पड़ेगा किसका? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अनंत से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम होगा,
अनंत से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, तो इनफाइनाइट टू आर। क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट टी इज द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू, या इसको हम सिर्फ फ्रॉम प्लस क्यू, इतना लंबा चौड़ा करना लिखना चाहें तो प्लस क्यू हो गया। लैंग्वेज का कुछ विशेष लफड़ा नहीं है, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि करने क्या जा रहे हैं हम। तो डी आर के बारे में लिख देंगे। डी आर क्या है इसमें, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड इनफिनिट। टी और अनंत के बीच में डी आर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, जिस डिस्प्लेसमेंट तक हम ये जानना चाहेंगे कि कितना पोटेंशियल है, ये निकालेंगे। तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अब हिंदी में लिखने वाले क्या लिखेंगे, माना कि पी एक बिंदु है जो क्यू चार्ज से, क्यू आवेश से आर दूरी पर है, डी आर एक छोटा दूरी है, बात खत्म। तो छोटी दूरी के लिए फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वर्क क्या होगा बताइए। तो डी डब्ल्यू वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है ना, तो एफ इंटू डी आर, एस की जगह क्या है यहाँ पर डी आर है। तो ये वर्क किसके लिए निकला, छोटे से दूरी के लिए। क्लियर, अगर टोटल दूरी के लिए वर्क निकालना है तो टोटल वर्क अगर निकालना हो तब क्या होगा, टोटल वर्क किसके लिए, तो अनंत से पी बिंदु तक लाने के लिए। तो उसके लिए एक तो की हमारे पास दूरी आर और दूसरा दूरी अनंत, अनंत से आर तक लाना है, तो दो दूरी मालूम है। तो इंटीग्रेट किया जाता है उसके लिए। टोटल वर्क अगर निकालना है तो हम कहेंगे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उसका वैल्यू एक्स आता है, और यहाँ पर लिमिट वेट बैठा करके उसका ऑपरेशन करते हो। तो वैसे ही डी डब्ल्यू अगर निकालना है तो फोर्स इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट डी आर को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना होगा। अपर लिमिट क्या होगा और लोअर लिमिट क्या होगा, जहां से जहां जाना है वो अपर लिमिट और जहां से चले हैं वो लोअर लिमिट। नहीं, अगर हम आर से चलते इनफाइनाइट तक जाते तो यहाँ आर होता है इनफाइनाइट तक। अपर लिमिट जहां पहुंचना है, पहुंचना कहाँ है, आर पर। चलेंगे कहाँ से, अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विभव होगा इस कार्य। अब कैसे विभव होगा, विभव क्यों होगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बल लगा रहा होगा, क्योंकि ये जो चार्ज हम यहाँ से लाएंगे वो चार्ज क्या होगा, +1 कूलम होगा। जब हमें जानना होगा कि इसके पास कितना पावर है, कितनी शक्ति है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए एक टेस्ट चार्ज लाना होगा, तब तो टेस्ट करेगा। आपके पास कितना क्षमता है ये हमें जानना है, तो आपके साथ धक्का मुक्की करना होगा ना, आपके साथ बल का प्रयोग करना होगा ना। तो बल का प्रयोग तो ये तब कर पाएगा जब कोई और चार्ज वहां पर होगा, तभी ना जान पाएगा। तो एक +1 कूलम चार्ज अगर हम रख दिए यहाँ पर तो ये पुश करेगा, रिपल्सन होगा। क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो उतना ही हमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा। बात को समझिए, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस +1 कूलम चार्ज को जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो कहा जाता है थ्योरेटिकली कि चार्ज इनफाइनाइट तक अपना फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, भले वो बहुत कमजोर होता है,
दूर चला जाएगा तो कमज़ोर होगा ही। फ्लक्स में हमने पढ़ा है और पिछले क्लास में हमने डिटेल पढ़ लिया है। तो जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे पी के, वैसे वैसे ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। चार्ज के नज़दीक आएंगे हम तो चार्ज फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना, तो जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसके तरफ आने में। तो इसका मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना वो फोर्स लगा रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसके लिए हो रहा है। बात समझिए, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है और हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो चूंकि वो फोर्स इधर लगा रहा था और हम उसके विरोध में फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क हो रहा है। कैसे वर्क हो रहा है? जितना फोर्स वो लगाया उतना हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में हुआ। हमारे लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके लिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए ये नेगेटिव कहा जाता है। इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास फाइनली V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर, माइनस आएगा। कोई दिक्कत? अगर यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है तो डेफिनेशन ये होगा जो हमने अभी लिखाया। एक और डेफिनेशन होता है इसका जस्ट उल्टा हो सकता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा क्या होता? सुन लीजिए, अगर हम माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखते, ये टेस्ट चार्ज हमेशा +1 कूलम होगा, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्शन होता, अपने आप खींचता। ये प्लस है, ये प्लस है तब ना रिपल्सन, लेकिन ये तो प्लस रहेगा नहीं। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? +1 कूलम। कितना? +1 कूलम। टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है कि ये कितना वैल्यू इसका है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ माइनस रखते, ये प्लस होता तो अपने आप खींचाता, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं होता। लेकिन हम जब वर्क नहीं करते तो फिर उसका वर्क कैसे पता कर पाते हैं? ये नहीं बोल सकता। तो हम वर्क कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना। मान लिया जाए कि दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार को नहीं काउंट कर पाएगा कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम जितना फोर्स लगाएंगे दीवार पर उतना ही फोर्स दीवार भी लगाएगा। अगर दीवार नहीं गिर रहा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो कितना फोर्स वो लगा रहा है? हम कहेंगे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है दीवार। आप महसूस कर रहे हो क्या? दीवार महसूस करके बोलेगा? आप अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि दीवार भी 10 न्यूटन लगाएगा अगर वो नहीं गिर रहा है। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर अपने जगह से दीवार हट गया तो आप 10 न्यूटन लगाओगे तो वो 10 नहीं लगाएगा। वो कम लगाया इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इक्वल लगाता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इसकी तरफ आ रहे हैं, अगर ये प्लस है हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। कैसे? उसके विरोध में। अगर हम यहाँ माइनस रखते, माइनस क्यू के यहाँ पर अगर होता, ये प्लस तो होता ही, तो हम डेफिनेशन कहते कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? विभव। उल्टा हो गया। अभी हमने कहा अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और अब हम उल्टा कह रहे हैं अगर यहाँ माइनस होता तो इस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य तो कितना अट्रैक्शन होता, तो हमको उसके विरोध में काम करना पड़ता, और जितना हम काम करते हैं उतना वो भी काम करता, दोनों बराबर। समझ में आ रहा है बात? पोटेंशियल मतलब वर्क, विभव मतलब कार्य। जो आवेश कार्य करेगा वो आवेश का विभव कहलाएगा। क्लियर? अलग अलग बिंदु पर अलग अलग विभव होता है, क्योंकि यहाँ बल लगा रहा है उसका मान अलग होगा। दूरी के हिसाब से बल डिसाइड होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम का जो हमने पढ़ा है वो डिसाइड होता है ना, F=K G1Q2/r²। तो r के बढ़ने घटने से इसका प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो मेरा काम खत्म। यानी सबसे पहला काम dr आपके पास मालूम है, f आपको पता कर लेना है, बात खत्म हो जाएगा। f पता कर लो और जोड़ घटाव गुना भागा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो जरूरत पड़ेगा वो कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है इंटीग्रेट करेंगे हम, तो नीचे दिख रहा है ये ओवर है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो ये दिख रहा है। तो अब हम इसको यहाँ शुरू कर देते हैं ना।
इसको हम dw का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा w होगा। और आगे हम इसको करते हैं f का वैल्यू रखते हैं। f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या होगा यहाँ बोलो। चूंकि f का वैल्यू यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। f का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो बताइए। f का वैल्यू है q बाई आर स्क्वायर, ए कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू 1 है, यानी f बराबर k q बाई आर स्क्वायर लिख दें, होगा ना। तो इसका वैल्यू वहां पर चला आएगा। तो f बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे f बराबर k q बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इसका, तो इंटीग्रेशन k q बाई आर स्क्वायर dr, और इनफाइनाइट से चलना शुरू किए, r तक पहुंच गए। तो क्या आ जाएगा, w बराबर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे क्या, k और q कांस्टेंट है, r इनफाइनाइट 1 बाई आर स्क्वायर dr। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर अगर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कीजिए। ये फॉर्मूला होता है x के पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करना तो फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी जो पावर उसमें एक जोड़ दो और जो ये फैक्टर है उसी से डिवाइड कर दो। समझ में आई बात। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या मिलेगा, w बराबर k q और 1 बाई आर स्क्वायर, यानी डायरेक्ट इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये r इनफाइनाइट r के पावर माइनस 2 दिया। पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि भागा में है, ये कैसे लगा रहे हैं सर, आप तो लगा सकते हैं ना, आप तो आ गया ना। पहले दिक्कत हो रहा था कि कैसे वो लगाए, अब दिक्कत नहीं है। मैंने तो क्या है ना, अपने हिसाब से जैसे हमारे लिए कंफर्टेबल जो होगा, अपना काम साधने के लिए फिजिक्स मैथ में जो फॉर्मूला जिस तरह से तोड़ मोड़ को लगाना होता है हम लगा देते हैं। क्लियर, तो ऐसे लगने वाला है तो लगा देते हैं। नियम कानून टूटना नहीं चाहिए, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हमने लिख दिया, जबरदस्ती नहीं लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर -2। चलिए अब लगा दीजिए तो क्या आएगा, देखिए जरा, r के पावर -2 -1 तो +2 है ना, -2 है और +1 है ना, -2 पावर में +1 जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए ऊपर में n पर 1 से जोड़ देना है, यानी n के पावर -2 +1 और -2 +1, और जो लिमिट उमिट का है काम रखा वो कर लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ऐसे करके लिखते जाते हैं k q, क्या मिलेगा, माइनस को बाहर निकाल दे क्या, देखिए ऐसा आने वाला है, r के पावर -1 और पावर r और इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हम पढ़ रहे हैं 11 जब हम पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन में हमने ये डेरिवेशन दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई अंतर नहीं है दोनों में ना, जो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, एक तो चार्ज को और उसमें मल्टीप्लाई करने का हो जाएगा। तो W बराबर देखिए k q, माइनस बाहर निकाल दें और 1 बाई आर कर दें, अपर लोअर लिमिट कर दें, या W इक्वल टू क्या 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं किसी को, और बाकी जो कांस्टेंट वो तो रहेगा, वो तो कहीं गया नहीं है, यानी W इक्वल टू -k q 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी रिजल्ट आया W इक्वल टू -k q 1 बाई आर माइनस 0, 1 बाई इनफाइनाइट 0, यानी 1 बटा r में 0 घटाएंगे कोई लफड़ा है नहीं, जैसा का तैसा लिख देना है। क्या लिखाएगा ये 1 बाई आर, तो क्या ये फॉर्मूला है, क्या इसी को भी कहते हैं, क्या इसी वर्क को भी कहते हैं जो हमने डेफिनेशन लिखा है कि वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू नो हाउ मच पोटेंशियल इज देयर। किसी बिंदु पर अगर विभव जानना है तो उस बिंदु तक अनंत से
चार्ज को लाने में जो कार्य होगा उसके बराबर होगा, यानी कार्य बराबर है विभव के। तो क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, V बराबर KQ/R, क्या लिख दे, माइनस कर दे, यानी W को V के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पे हम न्यूमेरिकल बना लेते हैं, एक न्यूमेरिकल तो बना ही लेते हैं अभी जस्ट। चलो इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं। बुक लो जी, एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज सब साथ में करते चलेंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास, वो दे रहा है इंग्लिश मीडियम वाला लो। कोई आवेश है 4 × 10⁻⁻7 और 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए ना। कह रहा है 2.1 बता रहा है कि कोई चार्ज रखा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये तो न्यूमेरिकल बन जाएगा आप लोगों से। यस सर। कैलकुलेट करना है तो आसान है, अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लिया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ इतना कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये है एग्जांपल 2.1, एक्सरसाइज भी देखेंगे इसके बाद। एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.1। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो मेरे को बनाने का कोई एक तरीका है कि जो जो इसमें लैंग्वेज में है पढ़ा हुआ उसको बाहर खींच करके ले आएंगे। तो यहाँ देखिएगा चार्ज, चार्ज क्या है हमारे पास, E = है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब 9 × 10⁻⁻²। ऐसा यूनिट बदल देना है सबसे पहला काम। 9 सेंटीमीटर को मीटर में हमने लिख दिया ऐसे। और K का वैल्यू मालूम है 9 × 10⁻⁻ कितना 9। काम हो जाएगा। यस सर। निकालना क्या है, V बराबर क्या होता है -KQ/R, यानी K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और उसके बाद R मल्टीप्लाई कर देना 4 × 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁻²। तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू है V = 4। क्या बात आ रहा है समझ में? यस सर। न्यूमेरिकल पूछेंगे, हाँ, ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्डिंग जा रहा है वो यूट्यूब पे तो पूछेंगे नहीं प्रश्न, या पूछा जाएगा तुमसे आगे। यहाँ ध्यान दो, ये सेकेंडरी है, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग जाना सेकेंडरी है, पहले पढ़ना जरूरी है। तो V बराबर हमारे पास 4 × 10⁻⁻7 है और 9 है, तो कितना बचा, या हम 2 लिख दें और 10⁻⁻2 है तो 10⁻⁻7 10⁻9 4। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यस सर। हमको दिख रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा -2 है ना, उसको +2 लिख रहे थे। ये -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, यानी V = आएगा 4 × 10⁻⁴। कितना वोल्टेज का वैल्यू कितना आया, वोल्टेज ही इसको कहा जाता है, वोल्ट ही कहा जाता है। पोटेंशियल का वैल्यू 4 × 10⁻⁴। 4 क्या होगा, वोल्ट। और एक और छोटा सा प्रश्न इसमें दिया है कि और hence the often the work done bringing a charge इतना कूलम from infinite to the point P, इसी पॉइंट P तक, मान लिया यही पॉइंट है, इसी पॉइंट P तक जो दिया गया है एक चार्ज यहाँ पर था जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। एक चार्ज का वैल्यू और दे दिया है कि अगर हम 2 × 10⁻⁹ कूलम को अगर यहाँ तक लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यानी अगर हम निकालना चाहे W तो यूनिट चार्ज के लिए V था, यूनिट चार्ज के लिए W V के बराबर था। और अगर एक और चार्ज अगर आ जाएगा तो क्या हमें वो Q से मल्टीप्लाई करना होगा ना,
और वही फॉर्मूला में हमारे पास होता है U का फॉर्मूला जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, U बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी एक Q से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू अगर निकालना है नेक्स्ट पार्ट में तो V का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 × 10⁻⁴ और Q का वैल्यू उसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना था, ये ना, Q का हाँ, वैल्यू Q का वैल्यू इतना है और 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यानी 2 × 10⁻⁻, इतना ही है ना। माइनस आएगा क्या लिए माइनस के क्यों बजा माइनस के क्यूब फॉर्मूला है। यहाँ पर माइनस क्या किए, वहां पे सब इक्वल माइनस के क्यों बजा हाँ तो माइनस को क्या किए, माइनस को क्या किए मतलब, माइनस है ना फॉर्मूला में। तो ठीक है ना, तो माइनस को माइनस देखो ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, अच्छा इसी डायरेक्शन ये माइनस को रिजल्ट में क्यों लाएंगे हम, रिजल्ट में माइनस कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड बताना है ना, अमाउंट बताना है, माइनस ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, माइनस कहीं रिजल्ट में नहीं आने वाला। तो फिर फार्मूला में माइनस नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला में माइनस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर यूज, अच्छा हमने यहाँ पर यूज किया है तो इसकी जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। ये थ्योरी में हमने पढ़ा कि माइनस आया, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, क्लियर, माइनस नहीं लिखाएगा माइनस, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर हम अगर फोर्स निकाल रहे हैं, -10 कूलम फोर्स आया है, तो माइनस वो जो लगा हुआ क्वांटिटी है वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, उसको कहीं जोड़ घटाव, हाँ अगर कोई और फोर्स रखता तो उसमें जोड़ घटाव हो जाता, वेक्टर एडिशन हो जाता। आप यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये माइनस काम आता, कैलकुलेशन में हर जगह काम आता माइनस का, लेकिन चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका एडिशन कैसा होगा, स्केलर से होगा, वेक्टर से नहीं होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, W इज इक्वल टू 4 × 8 हो गया ना, यानी 8 और 10 -9 था और ये 4 है तो क्या -5 हो जाएगा, इतना जूल वर्क होगा, ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, 10⁻⁻5 जूल रिजल्ट आया। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना कर लाइएगा आप लोग, ठीक है। ओवर करते हैं एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी फिजिक्स का 12th क्लास का न्यूमेरिकल है, पोटेंशियल से रिलेटेड। बोल रहा है कि 2 चार्ज रखा हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 और -3 10⁻⁸ कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। बोल रहा है दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा ये निकालना है। तो यहाँ दो जगह पे जीरो होगा, एक दोनों के बीच में जीरो हो सकता है, और फिर जो चार्ज का वैल्यू कम है उस तरफ जीरो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इनफाइनाइट तक कहीं पर भी हो सकता है। इस तरह का नोमेरिकल निकालना है अगर रिजल्ट, या कोई भी नोमेरिकल बनाना है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसमें से जो आपका काम का चीज़ है ना उसको छांट लीजिए। दिया हुआ है क्या आपके पास, Q1 दिया हुआ है, Q1 कितना 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 कितना दिया हुआ है -3 है, निगेटिव चार्ज है, -8 कूलम। R का वैल्यू कुछ है क्या, जिसको हमने माना है x माना है और 16 - x माना है, तो वैल्यू जो दिया हुआ है R का दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ दूरी, इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे। अगर इसके लिए पोटेंशियल है, चूंकि हमें नहीं मालूम है ना कि कहाँ पर बीच में पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से x दूरी पर कहीं पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो चूंकि दोनों के बीच का दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो बीच में जो पोजीशन बनेगा वो कितना बनेगा, तो 16 - x बनेगा, ये हमने मान लिया है। तो हमारे पास V1 और V2 कुल मिलाकर के जीरो होगा, यही निकालना है। तो V1 कैसे निकालें हम, तो V1 के लिए क्या हमने माना है, x दूरी पर जीरो हो रहा है, इसका x दूरी पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसका 16 - x पर पोटेंशियल होगा। इसका x दूरी और इस दूरी को हमने माना है 16 - x, इसका पोटेंशियल जितना होगा यहाँ पर उतना ही इसका होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव में दूसरे का पोटेंशियल निगेटिव में आएगा। तो हमारे पास V1 अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो K
और Q का वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू होता है Q1 बाई R है प्लस K Q2 बाई R बराबर 0 होगा। वैल्यू रख दीजिए यहाँ से उठा करके, K का वैल्यू आप रख दीजिए। K का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K का वैल्यू दोनों में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब माइनस है तो आप ऐसा कीजिए, इसको फॉर्मूला ही ऐसा लिख दीजिए कि आपका आसान हो जाए बनाना। तो Q1 बाई R इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि K Q2 बाई R, यानी एक दूसरे के इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर जो R वाला जो पोजीशन है वो कितना है 100 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर R हमने क्या माना है, X माना है, तो ये X हो गया। इसके लिए हमने क्या माना है Q2 के लिए, तो 16 माइनस एक्स माना है, उसी को लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा X, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। क्लियर? अब ये देखिए खत्म हो गया, अब आसान हो गया। Q1 का वैल्यू लिख दीजिए, तो Q1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स। अब देखिए 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 8 दोनों में कॉमन है, आप इसको खत्म कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स, इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में इतना अगर डिवाइड हो रहा है तो इधर भी डिवाइड हो रहा है, इधर भी डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी इतने से गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए, इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना आया रिजल्ट आपके पास, तो ये 1685 हो गया, 80 माइनस 5x बराबर 3x, यानी रिजल्ट क्या है हुआ, ये 5 उधर जाकर तो प्लस हो जाएगा, यानी 80 बराबर 5 3 8 8x, यानी x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है, यानी ये इसका 10 सेंटीमीटर पे जितना पोटेंशियल है उसका यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, 16 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी नेगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर नेगेटिव चार्ज की तरफ बीच में एक पॉइंट बन रहा है, जो नल पॉइंट बन रहा है, जिसका रिजल्ट इतना आ रहा है। इसी में और एक देख लेते हैं, हमारे पास एक और बन सकता है इसे। एक तो ये सिचुएशन है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 हो रहा है, नल पॉइंट बन रहा है। एक और सिचुएशन हो सकता है ना कि इस लाइन में, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, इनफाइनाइट तक ये भी प्रभाव दिखाएगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और इसका वैल्यू चूंकि ज्यादा है तो इसको सुपरसीड कर सकता है। इसका पोटेंशियल यहाँ पर उतना हो सकता है जितना पोटेंशियल इसका वहां पर हो सकता है, यानी निगेटिव चार्ज की तरफ, यानी जो कम वैल्यू है, निगेटिव पॉजिटिव से मेनली मतलब नहीं है, जिस चार्ज का वैल्यू कम है उस चार्ज की तरफ भी नल पॉइंट मिल सकता है, यानी पोटेंशियल इसके कारण और इसके कारण 0 हो सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि आउटसाइड, सेकंड केस में हमारे पास फिगर इसको चेंज कर देंगे, अब हम मान लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ये अगर हम मान लेते हैं कि x दूरी पर नेगेटिव से यानी कम वैल्यू से x दूरी पर नल पॉइंट बन रहा है, तो टोटल देखिएगा तो यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें तो ये 16 प्लस एक्स हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर। अब P हमारे पास आउटसाइड है, इससे आउटसाइड है और इसके तरफ है, तो देखिए तो ये वैल्यू क्या, इसका पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो 16 प्लस एक्स लेंगे, और इसका पोटेंशियल अगर निकालना है तो x लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड केस में, केस 2 में, ये केस 1 में ये आया हमारे पास। केस 1 का फिगर आप पॉज करके पहले देख लेंगे क्या हमने बनाया था, बैक जा करके। तो केस 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो V1 बराबर V2 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो V1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 का वैल्यू हमारे पास है K Q1 बाई, अभी R जो हमने क्या माना है, क्योंकि यहाँ हम इसको Q1 माने हैं, तो ये हमारे पास 16 प्लस एक्स हो जाएगा, 16 प्लस एक्स बराबर हो रहा है K Q2 कितना है, तो Q1 का वैल्यू आप लिख दीजिए, Q1 का वैल्यू ही लिख दीजिए, टाइम क्यों लगाना है इसमें, ये हो जाएगा। फॉर्मूला आप तो मालूम हो गया है ना कि क्या लिख रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो फिर वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अगर आप इसको और धीरे धीरे समझना चाह रहे हैं तो इसको पहले समझ लीजिएगा, तो वही चीज़ हमने किया है, यानी Q बाई R हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, -3 है, इधर हो गया माइनस, इधर कहीं भी इक्वल हो गया, यानी 3 इंटू 10 टू पावर -8 और डिवाइडेड बाई x दूरी है हमारे पास।
अब ये के यहाँ भी खत्म हो रहा है और ये भी खत्म हो जाने वाला है, ये दोनों भी खत्म हो जाने वाला है, यानी 5/16 + x मिलेगा और 3/x मिलेगा। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 5x हो रहा है इक्वल टू 16 + 3, अब इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 5x - 3x 48 हो गया, यानी 2x = 48, यानी x = 24 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इससे कहेंगे कि P पॉइंट कितना दूर है तो हमने माना क्या है, तो 16 + x माना है, तो 16 + x कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। यानी एक तो कि 10 सेंटीमीटर रिजल्ट आया फर्स्ट केस में, दूसरे केस में क्या आया 40 सेंटीमीटर रिजल्ट आया। किससे? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नियर नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह से रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 20 कितना आया है, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, यानी नेगेटिव से 24, पॉजिटिव को अगर हमने कंसिडर किया है तो हमारे पास 10 और 40 आया। नेगेटिव अगर हम कंसिडर करते तो ये 60 सेंटीमीटर आया था इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये अवे फ्रॉम दिस हमारे पास कितना आया भी आया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आता है दो तरह से, या तो ये भी बना करके आप छोड़ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि यहाँ कह रहा है पॉइंट और एस लगा दिया है, यानी क्या और सिचुएशन बन सकता है, एक के अलावा भी पॉइंट बन सकता है, तो हाँ एक पॉइंट तो दोनों के बीच बन सकता है और दूसरा जो कम वैल्यू है चार्ज का उसके तरफ बन सकता है। तो ये रहा न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी का फिजिक्स 12 क्लास का पोटेंशियल निकालने के लिए। एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स 12 क्लास का 2.2 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 μc एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। प्रश्न कह रहा है कि एक हेक्सागोन है जिसके 6 कॉर्नर होंगे, हेक्सागोन है तो, और सभी पर 5 μc यानी माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, और कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। यानी 6 चार्ज रखे गए हैं 5 μc का, और 6 आर्म है और बीच में एक पॉइंट कह रहा है सेंटर पे निकालने के लिए कि पोटेंशियल कितना होगा। 6 कौन है, तो जैसा कि जानते हैं कि हेक्सागोन सेंटर से अगर हम मिलाएंगे तो सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी सब सेम दूरी पर होगा, और दूरी भी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है तो एसआई यूनिट में 0.1 मीटर, यानी 0.1 मीटर सबका डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर। तो सेंटर से दूरी भी उतना ही होगा 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर होगा, सब 0.1 मीटर होगा, 0.1 0.1। अब देखने वाली बात है कि करना क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला, V = K Q/R। अगर सबका दूरी सेम है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल, तो हम जानते हैं कि सबका एडिशन होता है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू हो जाता है। अगर ये माइनस होता, ये माइनस और प्लस होता, अपोजिट होता, तो ठीक है पोटेंशियल सबका माइनस ही आता, घटा देते वहाँ पर, यानी कुल मिला करके तो जोड़ना ही है, माइनस भी आएगा तो जोड़ेंगे ही, माइनस हो जाएगा जोड़ने के बाद। अगर 10 वोल्ट आ रहा है और फिर माइनस अगर करना है फिर 5 वोल्ट आ रहा है, अगर इसका वैल्यू माइनस में है तो ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा तो वही, माइनस हो जाएगा तो हो जाए, यानी 5 वोल्ट बचेगा ऐसा। तो कुल मिलाकर करना क्या है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मालूम है, यानी किसी एक के कारण अगर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, सभी आर्म सभी भुजा बराबर होंगे उसके। तो V = निकाल लेते हैं, तो K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, और Q का वैल्यू कितना दिया 5 μc,
तो 5 म्यू नहीं लिखेंगे तो क्योंकि 5 म्यू ऐसा यूनिट में है नहीं, माइक्रो कूलम है। तो 5 म्यू का मतलब है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर एक कूलम में हम कितना माइक्रो कूलम कहेंगे तो 10⁻6 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद किससे, आर से। आर कितना है, 0.1 है, 0.1। काम हो गया, यानी 9 5 जा 45, यानी 9 5 45, और ये 0.1 है तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10⁻9 -6 और ऊपर एक जा करके +1, यानी v बराबर 45 गुना 10⁻6 5 यानी 4, कितना 4 वोल्ट, इतना वोल्ट आ रहा है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक के कारण इसका वोल्टेज यहाँ पर या पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4 5 10⁴ 4.5 नहीं है 45 है। तो टोटल पोटेंशियल एट ओ सेंटर ऊपर कितना हो जाएगा पोटेंशियल, या सेंटर एट सेंटर कितना, तो हमारे पास आ रहा है टोटल भी कितना हो जाएगा, टोटल भी 45, तो 6 मल्टीपल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10⁻4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 6 25 24 27 270 और 10⁻4। इसको SI यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2.70, क्योंकि पॉइंट अभी यहाँ पर है, इसको 2 अंक इधर आएंगे तो पावर में 2 जुट जाएगा, तो 10⁻6 इतना वोल्ट रिजल्ट आया। ऐसे केस में अगर हेक्सागोन के लिए निकालेगा तो आसानी से जल्दी से बता दिए, टाइम कम लेना चाह रहे हैं। ऐसे छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा आपका एक न्यूमेरिकल का। ये मुश्किल से आप चाहोगे तो 30 सेकंड में बना लोगे, ये सिर्फ निकालना है तो इतना ही है ना, और सीधा सीधा गुना करना है, कुछ है लफड़ा भी नहीं है। ये 9 5 तो मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये सब तो कोई है नहीं, घातांक करने कर देना है इसको। ठीक है, धन्यवाद। चलिए क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है कि कोई अगर इकाई चार्ज है यानी यूनिट चार्ज है तो उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। आज हम लोग देखते हैं कि डाइपोल अगर है, द्विध्रुव है, तो उसके कारण पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, चाहे वो एक्सिस हो चाहे इक्वेटोरियल प्लेन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल ले लेते हैं एक हम, उसके बाद एक कहीं कोई पॉइंट बना देते हैं और पॉइंट हम यहाँ पर P बना देते हैं, क्योंकि ये 2 चार्ज के कारण हमें निकालना है। ऐसे भी अगर 2 चार्ज होता, प्लस और माइनस 2 चार्ज होता, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है हमारे पास, उसमें इस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, हम मिड पॉइंट से बीच से हम r दूरी पर मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं मालूम है तो हम यहाँ की दूरी को बना देंगे और हम लिख देंगे, इसका नाम r1 दे देंगे और इस दूरी को हम नाम r2 दे देंगे, r1 और r2। ये थीटा एंगल पे P पॉइंट है हमारे पास, जो लाइन ज्वाइनिंग बन रहा है। इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा जब 90 डिग्री कर देंगे, तब 0 डिग्री कर देंगे तो एक्सिस पे आ जाएगा। तो P एक पॉइंट है जो ऐसे थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल से। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इसमें इसका रिजल्ट R1 हमें मालूम नहीं है, तो R1 कैसे निकालेंगे, तो R के साथ R1 का कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन तब होगा ना जब इस दोनों को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम इसे थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा बन रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से एक पॉइंट ऐसे काट लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अब ये और ये इक्वल हो गया। ये कहाँ से आया, कैसे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके कह दिया कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि कहा गया ये है बात कि अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन ऐसे बन रहा है,
अगर ये दोनों के बीच अगर बहुत स्मॉल एंगल अगर हो, बहुत छोटा एंगल हो, तो अगर हम इस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये और ये इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत छोटा है, ये फिगर में भले ही ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, लेकिन ये तो डाइपोल इतना छोटा है और ये एक पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हो रहा है, बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो ये जब छोटा एंगल यहाँ पर बन रहा हो अगर, तो ये दो लाइन को इक्वल करने के लिए परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास R1 R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा छोटा सेगमेंट यहाँ बढ़ गया है, इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम N, और वो पॉइंट से P दूरी है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, P पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस Q के कारण, P पर पोटेंशियल प्लस Q के कारण, ये निकालना होगा हमें। तो मान लेते हैं, let us P is the point at distance R from O मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमने ले लिया। और क्या क्या दूरी है यहाँ पर, MN और OM की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, इसको स्पष्ट लिख ले, ये हमने M माना है। अब ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट के का इंडिकेशन भी हम ले लेते हैं A को, और ये भी A हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल में हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू दिख रहा होगा, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको हम, डाइपोल मोमेंट। ये चार्ज है और ये सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है। ये सब हो चुका। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव Q। नाम दे देते हैं V प्लस Q। क्या होगा तो देखिए, प्लस Q के कारण दूरी हमारे पास R2 है, तो K Q, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है तो Q, और बाई R का वैल्यू क्या है, R2 है। V2 क्या होगा हमारे पास, V2 इज इक्वल टू K माइनस Q। ये देखिए R, अब 2 यहाँ क्या है, ये माइनस Q है, तो माइनस R1 हमने माना है, 1 कर दिया। ये दोनों को जोड़ दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही डाइपोल के कारण पोटेंशियल होगा। टारगेट क्या है, पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो V हमारे पास जो होगा वो V प्लस Q के कारण और V माइनस Q के कारण, ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर R1 R2 तो अननोन है, R तो हमने मान लिया, चलिए 10 20 50 सेंटीमीटर कुछ भी ले लेंगे, लेकिन R1 R2 तो नहीं मालूम नहीं है। तो ज्योमेट्री है हमारे पास इसके सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर देखिएगा ये और ये इक्वल है, यानी R में अगर ON जोड़ देंगे तो R1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू कितना है, R2 ये है, तो R2 इज इक्वल टू R प्लस MO, R प्लस MO, और R1 इज इक्वल टू देखिए क्या है, R1 इज इक्वल टू R प्लस, ये माइनस यहाँ पर हुआ, माइनस है ना, R माइनस MO, ये इसके इक्वल है। टोटल R है तो R में से इसको घटाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो माइनस, और R1 यहाँ देखिए ये और ये छोटा वाला इस सेगमेंट इसमें ऐड हो रहा है, तो यानी R प्लस ON, R प्लस ON। अब इसमें ON नहीं मालूम है, एंगल तो हमें मालूम है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो हम थीटा का यूज करें, देखते हैं। एमओ मालूम नहीं चलेगा, थीटा मालूम है, उससे हम एमओ मालूम कर सकते हैं। ये है हमारे पास
ये परपेंडिकुलर इस पे हमने ड्रॉ किया है। तो ये हो गया पोल, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो लाइन होता है ये हाइपोटेनस होता है, ये पी होता है, ये बी होता है। तो इसके अनुसार ये देखिए ये बेस है, तो क्या हम cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसमें cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है? ओ एन है। एच क्या है? ए है। तो क्या हम ओ एन इज इक्वल टू ए cos थीटा लिख सकते हैं? ये कौन से ट्रायंगल में हो गया? नाम दे देते हैं हम, ए मेन मान लिया है हम, ओ भी हम मान लिए हैं, ए भी नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल ए एन ओ में ऐसा हुआ, इन ट्रायंगल ए एन ओ में ऐसा हुआ। और दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में बी एम ओ में क्या हो रहा है? बी एम ओ से क्या मिलेगा हमारे पास? यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या है? यहाँ cos थीटा, ये देखिए ओ एम बेस है और ए हाइपोटेनस है, यानी बी बाई एच यहाँ पर भी आ गया। तो ओ एम क्या मिल रहा है? ए cos थीटा मिल रहा है, यानी दोनों में ए cos थीटा मिल रहा है, चाहे ओ एन हो चाहे ओ एम हो। होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम कंडीशन से बना है, सेम तरीके से बना है। अब देखिए ये इस चीज को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो काम हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, देखिएगा भी प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर टू का वैल्यू देखिए जरा, ए cos थीटा इसमें ऐड होने वाला है, किसमें? आर प्लस एम ओ में और आर प्लस ओ एन में, यानी ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एम ओ और भी ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, माइनस क्यू इक्वल टू प्लस में R2 यहाँ देखिएगा, R2 को हम यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं इसलिए ध्यान देंगे कि वही चीज़ यहाँ लिखा जाए, क्योंकि यहाँ R2 क्या है? माइनस हो रहा है। यहाँ देखिएगा माइनस क्यू है तो यहाँ पर R1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आएगा? के माइनस पहले कर दीजिए, क्यू बाई R1 का वैल्यू यहाँ से रखिए, R प्लस ओ एन आ गया। इसको पहले भी बना सकते हैं उसके बाद ये लिख सकते हैं आप, या इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। स्पेस कम है नहीं तो इसको ऐसे करके लिखते आगे तक जाते। अब ये देखिए इसके इक्वल या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि के क्यू बाई आर, यहाँ पर एम ओ भी ए cos थीटा है और ओ एन भी ए cos थीटा है, यानी आर माइनस ए cos थीटा और भी माइनस क्यू क्या मिल रहा है? के क्यू बाई आर प्लस ए cos थीटा। अब देखिए समीकरण 1 इसको बना दीजिएगा, समीकरण 2 बना दीजिएगा, इसको मिला क्या? सब क्लियर है? ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ v प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी टोटल भी हमारे पास v इज इक्वल टू, चूंकि होता है ये है कि v इज इक्वल टू तो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू दोनों को ऐड किया जाता है। पोटेंशियल निकालना है बहुत सारा, अगर होता तो सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 चार्ज है, डाइपोल है, 2 चार्ज है तो दोनों को ऐड कर देना है सीधा, कुछ नहीं करना है विशेष। तो देखिए क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू यहाँ से लाइए प्लस क्यू के कारण प्लस है, यानी के क्यू तो कांस्टेंट है दोनों में, मिल क्या रहा है? तो 1 बाई आर माइनस ए cos थीटा। इसमें देखिए ये माइनस है तो ये क्या हम इसको माइनस 1 बाई आर प्लस ए cos थीटा लिख दें? कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ से हमने वैल्यू रख दिया है, बी क्यू का वैल्यू हम समीकरण 1 से यहाँ पर रखे हैं, या इसको हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, या इसको v इक्वल टू इतना और उसके बाद लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू
ऑफ V1 एंड यानी V प्लस क्यू एंड V माइनस क्यू, वहां से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू के क्यू, देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो R माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यूज कर लिया। मिल क्या रहा है, ये ऊपर ले जाइए, आर प्लस ए कॉस थीटा, इधर माइनस है इसलिए माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा ये। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म को कैंसिल कर दीजिए, और जो बाकी बच रहा है उसको फिर आगे लेकर के बढ़ जाइए, इधर इस पॉइंट पे चलते हैं। बच रहा है हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू, ए कॉस थीटा यानी 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, जो है एक तो कि ये रिजल्ट आ गया, एक्चुअल में इतना ही आएगा, पर एक कंडीशन ये है कि r जो हमेशा होगा, क्योंकि a का वैल्यू जो है 2a जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेशन होता है। अगर ये 0.005 सेंटीमीटर है तो वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने ये वैल्यू अगर माइनस या प्लस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटा वैल्यू होने के चलते अगर 1 लाख में 10 रुपये जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा, या घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही हो रहा है। तो r इज इक्वल टू, या r इज लेस देन, ग्रेटर है ना यहाँ, ग्रेटर देन ये, तो क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं? इसको हम ये मान लेते हैं गोइंग टू भी 0 है, ये बहुत छोटा है, 0 तो नहीं है, बहुत छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू के क्यू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आया पोटेंशियल दोनों के कारण। इसमें और आगे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए p बराबर क्यू इंटू 2a रख देते हैं, तो v बराबर के पी, क्यू इंटू 2a यहाँ से गायब हो गया, यानी p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर p का वैल्यू दिया हुआ है डायपोल मोमेंट का, तब हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, और नहीं तो फिर q अगर दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है या a दिया हुआ है सेपरेशन डिस्टेंस, तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आ सकता है हमारे पास। क्या कंडीशन आ सकता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है, कॉस थीटा 0 हो सकता है। यानी अगर कोई कहे कि एक्सिस पे निकालिए, एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या आएगा, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखिए एंगल कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री, या तो फिर 180 डिग्री। ये पॉइंट जो यहाँ है थीटा एंगल पर, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है तो कहेंगे कि एक्सिस पर है, या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, यानी थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा। दो कंडीशन बनता है, 0 डिग्री 1, 180 डिग्री, यानी इधर इस लाइन में 0 डिग्री 180 डिग्री 1 -1 कॉस थीटा का वैल्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या एक्सिस के लिए रिजल्ट हमारा इतना होगा? बिल्कुल होगा एक्सिस का रिजल्ट। और अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन में अगर निकालना चाहें 90 डिग्री के केस में, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, डाइपोल के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर जो पोजीशन बनता है किसी पॉइंट का, तो वो इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। तो 90 डिग्री अगर हो जाएगा, तब देखिए एट
इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो v का वैल्यू, थीटा जब 90 हो जा रहा है तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा ना जी। देखिए k बराबर p cos 0, cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, तो cos 90 हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू cos 90, तो v बराबर 0 आ रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के केस में। इसी को अगर वेक्टर नोटेशन से लिखना हो तब क्या करेंगे हम, वेक्टर नोटेशन से अगर हमें लिखना है, वेक्टर नोटेशन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा है, स्केलर प्रोडक्ट अगर है तो k p यूनिट वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट है और r, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वेक्टर नोटेशन में, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये था इजी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का। फिर हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।